साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और डिफेंस एंगल से यह आपको एक जीत दिलवा सकता है। ये वीडियो उन पक्षकारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो फॉल्स लिटिगेशन को फेस कर रहे हैं और काफ़ी इंस्पायरिंग है फॉर द यंग एडवोकेट्स अगर वह अपने मौकिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके मौकिल केस से बरी हो जाए और उन्हें अच्छा रिजल्ट मिले इनिशियल स्टेज पे, तो ये वीडियो काफ़ी काम उनके आने वाला है। साथियों, झूठ बोलना पाप है, ये हम सुनते आ रहे हैं, पर ये पाप जब प्रोसिक्यूशन करता है तो खामियाजा डिफेंस को भुगतना पड़ता है। आज उनका एक झूठा मुकदमा हमारे लिए कितना बड़ा ट्रबल क्रिएट कर रहा है, चाहे वो एंटी करप्शन का हो, चाहे वो मर्डर का हो, चाहे वो रेप का हो या किसी अदर ऑफेंसेस का हो। तो साथियों, करें क्या? कानून में रेमेडी क्या है और किस प्रकार हमें निजात मिल सकती है? तो साथियों, आज का ये वीडियो बेस्ड है फैक्ट्स पे, लॉ पे और टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि जो रिसेंट जजमेंट आया है राजस्थान हाईकोर्ट का, जहां पर अक्यूज ने न केवल ये साबित किया कि परिवादी ने प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, अपितु उसने यह भी साबित किया कि किस तरह से प्लान मैनर में मिला भक्ति करते हुए मुझे झूठा फंसाया गया है। और इस मिशन में उसने साथ लिया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का और ये साबित कर दिया कि जो डेट है, जो टाइम है, जो घटनाएं बताई गई हैं, ये पूर्णतः झूठी हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अल्टीमेटली मुझे फंसाने के लिए ये मामला दर्ज कराया गया है। तो साथियों, ये मामला पूरा क्या है ये हमें समझना होगा, तभी हम सही रूप से स्थितियों को समझ पाएंगे। साथियों, जैसा कि मेरा एजेंडा रहा है कि सबसे पहले मैं आपको जो जजमेंट है उसका नाम बताऊंगा, उसका डेट बताऊंगा और साइटेशन बताऊंगा, और इसके साथ साथ फैक्चुअल स्कोर क्या है ये भी आपको स्पेसिफिक करूंगा, और अंत में आपको मैं स्पेसिफिक करने वाला हूं कोर्ट के कंक्लूजन्स, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हम इस ट्रैक पर कंटिन्यू करें तो हमें कितनी सफलता मिल सकती है ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो आप कहीं मत जाइएगा, कोई भी काम आपका हो, कितना ही ज़रूरी हो, उसको अभी आप छोड़ दो। मेरी बात ध्यान से सुनो, पॉइंट्स को नोट डाउन करो, और अगर ऐसी ही समस्या से आप गुजर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथियों, सबसे पहले आप नोट करें केस का नाम, जो एजेंडा का इनिशियल या प्राइमरी पार्ट है। साथियों, जजमेंट का नाम है रघुवीर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जजमेंट डेट है 4 अगस्त 2022 और जजमेंट राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा पारित किया गया है। साथियों, साइटेशन है 2022 वॉल्यूम नंबर 4, क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर राजस्थान, पेज नंबर 1538। साथियों, अब हम समझते हैं इस मामले के फैक्ट्स को विद कंटेंशन ऑफ द राइवल पार्टीज। ठीक है जी, तो हमें समझने में काफ़ी इजी रहेगा, और हम अगर ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये रूलिंग हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। साथियों, इस मामले में एक पिटिशन पेश हुई सेक्शन 482 CRPC में टू क्वैश द इम्प्यूटेड FIR। साथियों, यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी कि सेक्शन 482 CRPC एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है हाईकोर्ट की। यह एक इनहेरेंट पावर है जो कि स्पेसिफिक करती है कि जब कभी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है तो वहाँ पर हाईकोर्ट इंटरवीन करते हुए उस प्रक्रिया को रोक सकता है जो गलत है या विधि के विरुद्ध है या अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस की कैटेगरी में आता है। क्लियर हुआ आप सबको? तो यह है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर हाईकोर्ट को CRPC के द्वारा दी गई है। अब आप सबके माइंड में प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि ये CRPC क्या है। साथियों, CRPC का फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हिंदी में कहेंगे हम दंड प्रक्रिया संहिता, जिसमें एक प्रोसेस दिया हुआ है हाई कोर्ट के लिए, सेशंस कोर्ट के लिए और ट्रायल कोर्ट्स के लिए कि जब भी किसी को सज़ा देनी है या आपको दोष मुक्त करना है तो आपके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा। तो कुल मिला के एक बात समझ में आती है कि जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो जज हो, सबका प्रोसीजर एज़ पर लॉ होना चाहिए। अगर वो प्रोसीजर एज़ पर लॉ नहीं है तो आप सीधे ही हायर कोर्ट में जाकर ये अपील कर सकते हैं कि सेक्शन 482 CRPC के तहत पावर एक्सरसाइज करते हुए प्रोसीडिंग्स को रद्द किया जाए, क्योंकि ये प्रोसीडिंग अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है। क्लियर हुआ? गॉट द पॉइंट? चलो आगे चलिए। साथियों, अब मैं आ रहा हूँ कंटेंशंस के ऊपर। मिस्टर काउंसिल पॉइंटेड आउट दैट नॉट विद स्टैंडिंग अबाउ रेफर्ड द पिटिशनर हैज सबमिटेड हिज रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली टू द इंटेंट ऑफ द कोर्ट विच द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज़ कॉन्सिडर्ड। यहाँ पर जो एडवोकेट साहब अपीयर हुए उनका कहना यह है कि हम ऑलरेडी एक मेमोरेंडम जो है सबमिट कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को,
फॉर द कॉइंट कंसिडरेशन। अब ये बात जो है लिख तो दी है कोर्ट ने, पर ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट और बात गंभीर भी है। अक्सर आप लोग क्या गलती करते हो, अगर आप मुकदमा लड़ रहे हो आईपीसी का या SC/ST का या एंटी करप्शन का या PMLA का, आप लोग वर्बली चलते हो, लिखते नहीं हो। लिखने की हैबिट डालो, जितना लिखोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात कह दूं कि इन्वेस्टिगेशन दोनों पक्षों के लिए है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो चाहे वो डिफेंस हो। ये नहीं कि हमारे ऊपर आरोप आ गया तो हम मर गए। आपको आरोप को आरोप से ही काटना है। आप जो भी आरोप प्रोसिक्यूशन के हैं उसका एक एनालिसिस करें, उस पर रिसर्च करें और उस कॉन्सिक्वेंटल में एक कंपाइलेशन तैयार करके वो IO को सबमिट कर दें। देखो भाई, डिफेंस का बेसिक काम है रीजनेबल डाउट क्रिएट करना। अगर एक बार सस्पेक्शन या डाउट क्रिएट कर दिया तो आपको बरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर आप दिन भर इधर से उधर भटकते रहते हो, रोते रहते हो, पर आप लिखते नहीं हो। आप लिखने की हैबिट डालो, आपको सफलता मिलेगी। एक बात भी है ना कि 100 बका और 1 लिखा, तो लिख दो मेरे भाई बात को, तभी आपको सफलता मिलेगी। नहीं लिखोगे, बाद में लिख देंगे, ये सब है मिसगाइडिंग प्रिंसिपल कि हमारा डिफेंस आउट हो जाएगा। भाई डिफेंस क्या आउट होगा? आपकी जो बात है आप नहीं रख रहे हो तो फिर बेवकूफ़ है अपन तो। आप लिखो बात को, आप एक एक बात को लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, उस पर लीगल पॉइंट्स को लिखो और कहो IO से कि इस पर जांच करो। अगर वो जांच नहीं कर रहा है देन इट विल अमाउंट टू अनफेयर इन्वेस्टिगेशन, और जब भी अनफेयर इन्वेस्टिगेशन होगा तो वहाँ पर फ़ायदा डिफेंस को ही मिलेगा। यहाँ पर 2 अथॉरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है सचिदानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है जी। जजमेंट की डेट है 31/1/2022, जिसमें ये स्पेसिफिक किया गया है कि अगर अक्यूज के पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है, एक्सपर्टी इन्वेस्टिगेशन है, केवल प्रोसिक्यूशन के पॉइंट कंसिडर कर लिए गए हैं, एंटायर इन्वेस्टिगेशन इज बेड इन लॉ और उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे। तो अपने को क्या करना है जी? अपने को डाउट क्रिएट करना है। अपने को ऐसा डाउट क्रिएट करना है कि इसमें परिवादी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी फंस के रह जाए कि हम निकल ही नहीं रहे। क्लियर है? चलो आगे चलिए। इस केस में जो कॉन्टेंशंस रेज हुए और जो फैक्ट्स हैं उसको वापस से मैं स्पेसिफिक करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे हैं पैरा नंबर 1 के अंदर, द इंस्टेंट पिटिशन हैज़ बिन प्रेफर्ड अंडर सेक्शन 482 CRPC टू क्वैश द FIR नंबर सो एंड सो अंडर सेक्शन 323-341 ऑफ IPC। द काउंसिल इंटर एलिया नेविगेटेड द कोर्ट through various photographs and argued that the FIR in question is lodged with intention to create a defense in relation to the FIR which the petitioner wife has lodged against various persons of the colony including the complainant himself। तो यहाँ पर प्राइमरी अटैक क्या था कि जो वर्तमान FIR है वो प्रोसेस का अब्यूज़ है और केवल मात्र बदला लेने की नीयत से और डिफेंस पॉइंट बनाने की नीयत से दर्ज कराई गई है, क्योंकि इस केस का जो पिटिशनर है या अक्यूज्ड है उसकी वाइफ ने ऑलरेडी FIR कटा रखी है। उससे बचने के लिए काउंटर में मामला जो है दर्ज कराया गया है। ये उसका प्राइमरी अटैक था एडवोकेट का, और उसने अपने फैक्ट को सस्टेन करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि फोटोग्राफ्स हैं उनको भी पेश कर दिया। फिर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या आया वो आप थोड़ा सा समझें, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पैरा नंबर 4, द काउंसिल फर्दर आर्ग्यूड दैट द FIR इन क्वेश्चन वॉज लॉस्ट आफ्टर मोर देन 24 hours and has been registered reflecting wrong date and time. He highlighted that while issuing the FIR, the SHO has concerned the written report and whereas the incident was narrated was that of 11/3/2022। एक बात समझनी होगी जो अटैक था डिफेंस का, कि जो भी FIR हम रिकॉर्ड पे देख रहे हैं उस FIR का टाइम, उसकी डेट जो है वो टोटली मैनिपुलेटेड है। कि जिस दिन आप उसको पेश कर रहे हो वो डेट तो बिल्कुल अलग है और जिस दिन वो प्रोसेस हो रही है वो डेट बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर सस्टेनिंग एविडेंस पर हवाला देते हुए और ऐसे एविडेंस पर हवाला देते हुए जो टोटली अनकॉन्ट्रोवर्टेड है आर्गूमेंट किया गया, ताकि ये केस जो है वो क्रैश आउट नहीं हो और 482 में रेमेडी जो है इजीली डिफेंस को मिल जाए। और इसके साथ साथ उनका जोर यही था कि माइलॉर्ड जो हम वीडियो पेश कर रहे हैं, जो फ़ोटो पेश कर रहे हैं, उनके अवलोकन से ये स्पष्ट है कि मैटर में केवल और केवल प्रोसिक्यूशन ने मैनिपुलेशंस किए और फैब्रिकेशंस किए जिनका टारगेट केवल और केवल पिटिशनर है, उसकी वाइफ है और उसकी फैमिली है। तो ये एक फिट केस है जहाँ पर कोर्ट को ईजिली हम ऑब्जर्व करवा सकते हैं कि ये प्रोसेस का जो है मिसयूज़ हो रहा है। क्लियर है? गॉट द पॉइंट ना? चलो आगे। द लर्नेड काउंसिल इन्वाइटेड द अटेंशन ऑफ द कोर्ट टूवर्ड्स द स्क्रीनशॉट ऑफ द CCTV कैमरा सबमिटेड दैट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR, that is 7:53 PM of 12th of March 2022, the complainant was present in a township where goes on
to show that the FIR is registered either antedated or with the wrong date and time। साथियों बड़ा ही टेक्निकल बचाव यहाँ पर क्रिएट कर दिया डिफेंस ने कि जिस टाइम की और जिस डेट की FIR है जो ये पेश करना कहते हैं उस टाइम पर उस डेट पर वहाँ परिवादी है ही नहीं, वो तो कहीं और था। और कंसर्न प्लेस की उन्होंने फुटेजेस भी पेश कर दी ये शो करने के लिए कि जो भी FIR है या तो ये प्लेस्ड की गई है या फिर इसमें रॉन्ग डेट और टाइम है। कुल मिला के FIR जो है वो मैनिपुलेटिव है। यही डिफेंस का अटैक था बार बार इस केस के अंदर, जिसका अपोज जो है कंसर्न अपोजिट काउंसिल ने किया कि भाई केस तो बन रहा है, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया एंड दे वर फाउंड गिल्टी। अब यहाँ पर वापस से कोर्ट ने जो है मौका दिया डिफेंस को कि आप रिजॉइंडर जो है पेश करो। द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एक्सप्रेस्ड हिज सरप्राइज रादर शॉक्ड to hear the investigation officer has found a case of section 341 of IPC whereas the basic ingredient of such offense are not in existence। तो सबसे मजे की बात क्या थी, डिफेंस जो आर्गूमेंट करे कि योर ऑनर इट इज़ नॉट अ केस, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग केस, कि जहाँ पर लॉ का वायलेशन हुआ है, लॉ की धज्जियाँ उड़ा दी गई है। उसका कहना यह है कि जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो केस मेड आउट कैसे हुआ। भाई झूठा केस बनाना है तो बनाओ, आपको अधिकार है। बट इसका अभिप्राय ये तो नहीं है कि हम कानून के विपरीत जाकर जो एलिमेंट अस्तित्व में नहीं है उस पर काम करते हुए केस बना दें। तो कितनी हैरानी की बात है। ये पॉइंट डिफेंस ने वेहेमेंटली आर्ग्यू किया। यहाँ पर साथियों फिर अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैरा नंबर 9। मिस्टर विशाल शर्मा द लर्नेड काउंसिल फॉर द कंप्लेनेंट इन्वाइटेड कोर्ट्स अटेंशन टूवर्ड्स द इलिस्ट्रेशन appended with section 339 and 340 of IPC and argued that the petitioner's act of stopping Master Rajat from playing badminton amount to wrongful restraint within the ambit of section 339 of the IPC, averting to the conclusion of the investigating authority in relation to the offence of section 341 of the IPC which prescribed the punishment for the wrongful restraint. This court is of firm view that the conclusion drawn by the IO is per se controversial to the fact and the law। यहाँ पर साहब एक महत्वपूर्ण आर्गूमेंट ये किया गया कि जो भी इलिस्ट्रेशंस अपेंडेड है, जो सेक्शन है, उसका बेसिक टेनेट जो है आईओ ने फॉलो ही नहीं किया। केवल अपने हिसाब से जांच करी, अपने हिसाब से फैक्ट्स को रखा और अपने हिसाब से कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, जबकि एज़ पर लॉ ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को दोषी मानते हो तो वहाँ पर आपको उन फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करना होगा जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ गिल्टी, अदरवाइज वी कुड नॉट प्रोसिक्यूट द सैड पर्सन। और ये बात अक्सर मैं आपको कहते हुए आता हूँ कि देखो हर आदमी गिल्टी है अगर मान लिया जाए, और हर आदमी इनोसेंट है अगर लॉ से काम लिया जाए। तो कानून की मंशा क्या है कि जो दोषी है उसको सज़ा होनी चाहिए, और अगर कोई इनोसेंट है उसको हमने सज़ा कर दी तो इट विल अमाउंट टू मॉकरी ऑफ द सिस्टम। तो कानून का मजाक नहीं बने, जिसके लिए एक प्रक्रिया दे रखी है। पर होता क्या है, प्रक्रिया फॉलो होती नहीं है। जब आप थाने जा रहे हो और एक अक्यूज़ हो तो थानेदार आपसे गालियाँ बक्कर जो है बात करता है और अबे तबे से बात करता है। क्या उसको अधिकार है? आप रिकॉर्डिंग करो, CCA रूल्स में कार्रवाई करो, घुटने टेक जाएगा आपके वो। पर आप बोलते नहीं हो मेरे भाई, आप चुपचाप बैठते हो। इसका फॉल्ट जो है आपको भुगतना पड़ता है। आप अवेयर रहोगे ना, अलर्ट मोड पर रहोगे तो कोई तकलीफ नहीं है। देखो अगर समुद्र है, छोटी छोटी मछलियाँ हैं, उनका शिकार तो हो रहता है। शिकार करके बताओ शार्क का, वेल का, तो माने भाई। तो कुल मिला के अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को मॉडिफाई करो, तभी आप जो है निकल पाओगे। इस पूरी स्टोरी में हमको एक बात समझ में आ रही है कि अगर ज्ञापन डिफेंस नहीं देता, डिफेंस का एडवोकेट अगर टेक्निकल पॉइंट को अर्ज नहीं करता और टेक्निकली हम केस को सस्टेन नहीं करते तो हम इस केस से बाहर निकल ही नहीं पाते। अपरेंटली क्या दिख रहा है कि जी मारपीट भी हुई है, रोक के मारा है, सफिशिएंट केस है। और अगर टेक्निकल देखा गया इस केस को और लॉ पॉइंट्स देखा गया तो ये स्पष्ट हो गया कि इस केस को बनाया गया है। इट इज़ टोटली ए मैनिपुलेटिव केस। तो कहते हैं ना झूठ के पैर नहीं होते, तो वो पैर नहीं होते, ये आपको स्पष्ट करना होगा। ऐसी एविडेंस कोर्ट को भी बतानी होगी। तो उसके लिए आप लिखने की हैबिट डालो, वर्बल कुछ नहीं होगा, नोट कर लो, वर्बल कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। In the opinion of this court, on the basis of material available on the record, it could not be said that the petitioner have even tried to restrain the complainant or the children, let alone wrongfully confining them. A perusal of the FIR revealed that there is no whisper about the stopping, much less restraint or confinement. The investigating officer present in the court said that Rajat in the statement said that the uncle stopped him from playing badminton, hence he has deducted that offence under section 341 of the IPC। कितनी मजे की बात ये है
कि आप किसी को कोई चीज़ कह दो कि भाई ये चीज़ आपको नहीं करनी है, तो इट डजंट अमाउंट टू रॉन्गफुल इंस्टेंट। और कितनी हैरानी की बात है इस देश में कि कहने को तो पुलिस वाले जांच कर रहे हैं, बट क्या वो जांच एज़ पर लॉ कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन मार्क है। अगर वो जांच एज़ पर लॉ नहीं है तो अल्टीमेटली आप एक्विट तो होने हो, पर इतना हम खामियाजा क्यों भुगते हैं? अगर पुलिस गलत चल रहे हैं और गलत जांच कर रहे हैं, आप डिफेमेशन का मामला भी दर्ज कराओ एंड दे विल बी प्रोसिक्यूटेड। कारण क्या है कि हम लोग बोल नहीं रहे हैं तो उसका फ़ायदा वो उठाए जा रहे हैं। और इतने छोटे मामले में जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, जो बच्चा है, यहाँ पर बैडमिंटन मत खेल यार हमको दिक्कत होती है, या क्रिकेट का मैच मत खेल यार हमको दिक्कत होती है, तो क्या फ़र्क पड़ गया? क्या ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है? कितनी नालायकी की बात है। और जब आईओ से क्वेश्चन पूछा गया तो वो कहता है भाई इसने मना किया तो मुझे लगा वो रेस्ट्रेंट कर रहा है, इसलिए मैंने केस जो है बना दिया। मतलब धन्य हो ऐसी पुलिस, धन्य हो ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और धन्य हो ऐसे लोग कि जो इनसे मिला भक्ति करके झूठे केस बनाने में राजी रहते हैं। ठीक है जी, अब हम आ रहे हैं लीगल पोजीशन पे, जिस पर हमको हिट करना है। सेक्शन 341 ऑफ आईपीसी क्या करता है? पनिशमेंट डिस्क्राइब करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए। इट सेज whoever wrongfully obstruct any person to prevent that person from proceeding in a direction in which that person has a right to proceed is said to restrain wrongfully। क्लियर है कि अगर आप किसी को रोक रहे हो किसी दिशा में प्रोसीड करने के लिए जिसमें वो लीगली मूव कर सकता है, तो उस कंडीशन में आपका कृत्य रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में आएगा, अदरवाइज किसी भाव नहीं आने वाला। क्लियर हो गया? चलें आगे जी। चलिए, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट दैट the obstruction must be coupled with intention to prevent someone from moving in any direction, and by the bare perusal of the FIR it is appearing that he is merely instructing, not restraining with intention। तो जो बेसिक फाइबर है वो तो एब्सेंट ही है, तो फिर केस कैसे मेड आउट होगा? ये कोर्ट ने जो है पॉइंट आउट किया। कोर्ट का लिखना ये कि इन द फेस ऑफ दिस एलिगेशन आई कैन नॉट सेट दैट देयर वॉज एनी ऑब्स्ट्रक्शन मच लेस इंटेंशन टू प्रिवेंट मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। इन द व्यू ऑफ द मैटर द कंक्लूजन ड्रॉन बाय द आईओ ऑफिसर दैट द ऑलेज ऑफेंस अंडर सेक्शन 341 ऑफ द आईपीसी इज मेड आउट इज क्लियरली कॉन्ट्री टू द फैक्ट्स एंड द लॉ। कितनी हैरानी की बात है कि आईओ कहता है कोई बात, पर वो लॉ उस बात को अप्रूव ही नहीं कर रहा है और उसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब कोर्ट ने क्वेरीज करी, उससे क्वेश्चन पूछे, तो वो कोर्ट को पता ही नहीं पा रहा है कि किस तरह से ऑफेंस जो है मेड आउट होगा। क्लियर है बात ये? तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि एफआईआर को जो है क्वेश्चन करना पड़ा। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपने क्या शिक्षा ली इस बात से कि जब भी कोई जांच कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सेटिंग करने पहुंच जाओ, उसको रुपए देने पहुंच जाओ। आपका अधिकार कानून में, उससे लड़ो भाई, उसको लिख कर दो हर एक बात को। और टेक्निकली अगर आप लिख के दे रहे हो, आप मजबूत हो हर एंगल से, क्योंकि देखो न्याय पाना आसान है, पर आपको हर रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा, चाहे वो मॉनेटरी फैक्टर हो, चाहे वो टेक्निकल फैक्टर हो, चाहे वो लीगल फैक्टर हो। जहाँ भी कमज़ोर पड़े वहाँ पर आपको नुकसान निश्चित है। तो आपको अपने आप को मॉडिफाई करना होगा, टेक्निकली हिट करना होगा, हर एक बात को लिख के देना होगा, और निश्चित तौर पर आप सफल हो जाओगे। तो साथियों, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।